देखो कुछ सवाल इन्वायरमेंट के ऐसे होते हैं जो कि कन्वेंशनल सवाल होते हैं, ठीक है। कुछ एकदम कन्वेंशनल सवाल होंगे जो कि स्टैटिक सवाल होंगे, ठीक है। वो स्टैटिक सवाल जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारे गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि वो तो इधर से ही आएंगे। और उसमें से भी अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे कन्वेंशन है ना, जो कन्वेंशन होती हैं और प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके सवाल पहले एक टाइम होता था जब आते थे, ठीक है, तब वो एकदम डायरेक्ट सवाल आ जाते थे, ठीक है, कि ये यूएनएफसीसी है या फिर आप बोलो पेरिस अग्रीमेंट है, ठीक है, वहां से कुछ, या फिर किगाली अग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर आप बोलो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो वहां से आपके पहले क्या होता था कि कुछ डायरेक्ट जो थे सवाल बनते थे, ठीक है। अब आजकल क्या हो गया कि ऐसे डायरेक्ट सवाल जो है ना वो नहीं आते हैं। आपको कुछ कन्वेंशन के बीच का कोई एक वर्ड दे देंगे और फिर पूछेंगे आपको कि क्या आप बताओ कि कौन से कन्वेंशन या प्रोटोकॉल में इसका जिक्र किया हुआ था, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे रियो +20 या 20+ करके एक चीज होती है, ठीक है, ठीक है। या फिर जैसे क्या होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे तो आपको खुद ही एक पैटर्न समझ आएगा कि भाई अगर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है तो उसके लिए एक्चुअल में कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। आप देखो इन्वायरमेंट आपको बोरिंग लग सकती है, क्यों? क्योंकि वो पॉलिटी की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको बोले कि वहां पे प्रेसिडेंट ऐसा करता है, कुछ ऐसा करता है, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि हिस्ट्री की तरह कोई कहानी है तो आपको कहानी की तरह कुछ बता दिया जाए। आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, आपको इसमें फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीलिम्स निकले, तो आपको इन्वायरमेंट में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट और साइंस टेक, जिसने भी आपको साइंस टेक पढ़ाई है, हितेश सर ने पढ़ाई है शायद, है ना, तो साइंस टेक में भी आप एक्स्ट्रा ध्यान दें, इन्वायरमेंट में भी आप एक्स्ट्रा ध्यान दें, तो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जिससे आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे, ठीक है। मैंने पहले भी आपको सब बताया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि आप जितना मर्जी पॉलिटी वॉलिटी पढ़ो उससे एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है, ठीक बात है। सेकंड क्लास मैम की है, ऐसा भी हो सकता है आप मैम को बोलो अरे सर बोल रहे थे अरे कि जितना मर्जी पॉलिटी पढ़ो अब तो हम, ठीक है। ये वो सवाल हैं जो कि सबको नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको वो एरिया स्ट्रॉन्ग करना है जो बाकियों का वीक है, ठीक है। जो सबका स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा। तो एक बार जरा देखते हैं कि कौन से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो फ्लोरा और फोना दो चीजें होती हैं, अंग्रेजी का टर्म है, मुझे लग रहा है अभी तक आपको पता होगा कि फ्लोरा और फोना क्या होता है, ठीक है। क्या होता है फ्लोरा और फोना? फ्लोरा हो गया क्या प्लांट्स और फोना हो गया एनिमल, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड लिखा है इन सेतु और एक होता है एक्स सीतु। इसका मतलब भी मुझे लग रहा है आपको पता होगा, है ना। इन सीतु क्या होता है? इन सीतु क्या होता है? ठीक है। और एक्स सीतु क्या हो गया? एक बोलो ना, ऐसे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। एक्स सीतु क्या हुआ? जहां पर है वहां से हटा के कहीं और पे, ठीक है। तो देखो आप एकदम बिल्कुल ही आसान सवाल है। क्या बोल रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखने से पता चल रहा है कि बी इसका आंसर होना चाहिए, है ना। बोटानिकल गार्डन मतलब बोल रहा है इज नॉट अ साइट, है ना, इन सितु की साइट नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे कि बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर आपका कंजर्वेशन किसी भी आपको चीज की करनी है, फ्लोरा की अगर आपको करनी है, ठीक है, तो वो जहां पर है अगर आप वहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? इन सितु। और वो जो है बायोस्फीयर रिजर्व में आप कर सकते हो, नेशनल पार्क में कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हो, लेकिन उसको उठा के आप कहीं और किसी जगह पर लेकर जाओ तो बोटेनिकल आपके जो गार्डन होते हैं वो तो पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे नहीं होते, वो कहीं पे अलग से जाकर किसी एरिया में बोटेनिकल गार्डन जो होता है उसको बनाया गया होता है, ठीक है। तो एक आसान सा सवाल था, आप इसको आसान से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये फोटो के साथ आपको एक चीज दिखाना चाह रहा है। चीरू आपको पता है क्या होता है? चीरू की आपको फोटो आपने देखी होगी। ये नीचे क्या है? चीरू। साथ में क्या लिखा है? कोल्ड डेजर्ट। साथ में एक चीज लिखी है ऑरिक्स, और वो क्या लिखा है? हॉट एरिड सेमी एरिड ग्रास लैंड, ठीक है। तो दोनों दिखने में आप देखें कि एक तरह के हैं, बीच में आपसे कुछ डिफरेंस पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स, ऑरिक्स एंड चीरू। अभी चीरू के बारे में अगर आप जैसे आप एग्जाम में बैठ गए, ठीक है, तो आपको ये ऑरिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, पर आपने चीरू के बारे में कुछ तो सुना है ना।
चिरू के बारे में आपको कुछ पता होगा, चिरू क्या है? चिरू के बारे में हमने कभी कुछ सुना है? कुछ भी, कहीं कुछ ऐसा आप गेस लगाओ ना, कुछ कहीं आपने चिरू का नाम सुना हो। चलिए एक बारी इसके जरा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक बारी देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आती हो तो आप क्या इसको कर सकते हो कि नहीं। देखो लिखा है ऑरिक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज वेयर एज चिरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपे एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन। ठीक है, अभी इतना आपको ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखा है कि आपको समझ आता है कि हॉट और एरिड एरिया कौन से होते हैं, स्टेपे कौन सा रीजन है, डेजर्ट कौन सा है, और कोल्ड और हाई माउंटेन कौन सी जगहें होती हैं। ठीक है, अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से जितना अभी आप अपनी जीएस की तैयारी कर रहे हो उसमें से आपको मुझे लग रहा है इतना तो पता होगा कि चिरू कहीं पर ठंडे इलाके का कोई एक गोट, एंटीलोप, कुछ भी बोलो, इतना तो मुझे लग रहा है कि सबको पता होता है। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है ना, सुनने में ऐसा लग रहा है कि क्या पता ये सही हो सकती है। ठीक है, सुनने में ऐसा लग रहा है क्या पता ये स्टेटमेंट सही हो। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे ओरिक्स इज पोज्ड फॉर इट्स एंटेलर्स वेयर एज चिरू इज पोज्ड फॉर इट्स मस्क। ये आपको एंटेलर और मस्क समझ आ रहा है क्या चीज है, क्या चीज हुई है? चलो थर्ड चीज, ये एंटेलर उसके वो आपको दिख रहे हैं सींग जैसे दिख रहे हैं, तो बस उसी के लिए कह रहे हैं। फिर नीचे लिख रहा है ऑरिक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली वेयर एज चिरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। अभी इसको अब आपको अब और आसान करना है, तो देखो चिरू भाई लद्दाख में मिलता है तो वो ऐसे ही आपको समझ आ जाना चाहिए था। ठीक है, फिर उसमें इसने यहाँ लिख दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वो तो मतलब आपको दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट कुछ दिखने में सही नहीं लग रही है। क्या पता इसका पहला पार्ट आप सोच सकते थे कि क्या पता ये जो ऑरिक्स है क्या पता ये हो वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन चिरू जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लिख दिया, फिर ओनली भी लिख दिया, तो थोड़ा सा आपको एक अलार्म बजेगा कि ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है, और फिर आप लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे कि क्या है, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी सी गिवन अबव आर करेक्ट। तो आप देख लो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, वही आंसर होना चाहिए, देखो आंसर ए। ठीक है, ठीक बात है। ठीक है, तो आप पहला सवाल हमारा किस चीज के ऊपर आया था, आप कॉपी लो और वहां पे लिखो। पहला सवाल आपका था कंजर्वेशन मेथड ऑब्लिक साइट्स। ठीक है, कंजर्वेशन मेथड ऑब्लिक साइट। सेकंड आपका जो सवाल है ये क्या है, स्पीशीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल और ज्यादा आ रहे हैं इन दिनों, हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पीशीज से रिलेटेड सवाल हैं इन दिनों उनकी जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, थर्ड सवाल आप देखिए जरा, लिखे अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of a large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। ठीक है, तो आप एक बार जरा देखो क्या क्या इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं। लिखा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पहले हमने सारे स्टेट्स के नाम देखे। आप एक चीज समझो, आप अपने दिमाग में पहले नक्शा बनाओ इंडिया का। ठीक है, आप देखो जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से एक है आंध्र प्रदेश, एक है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप मानो कि इनलैंड एरिया की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या, आंध्र प्रदेश मतलब कोस्टल रीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक ही रीजन बच रहा है जो कि क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि क्या है, थोड़ा हिली रीजन है, अलग से बर्फ वाला इलाका है, ठंडा इलाका है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इसका आंसर बनेगा क्या होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आप ऑप्शन में समझो कि आपस में वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं। यूपी और एमपी ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों आप समझो, क्योंकि अगर कोई चीज यूपी में होगी तो एमपी में भी होगी भाई, वो इतने प्रोक्सिमिटी में एक दूसरे की कि आपको पता नहीं चलेगा डिफरेंस। ठीक है, कि यूपी में है कि एमपी में है या नहीं है, क्यों है। ठीक है, समझ रहे हो।
जो क्लाइमेटिक कंडीशन यूपी की होगी वही एमपी की भी होगी भाई, जो एमपी की है वही यूपी की भी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। डिफरेंस आ सकता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में इन दोनों को लेके, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि कोस्टल रीजन में होने का जिसकी संभावना ज्यादा है। वापस एक बार सवाल को देखो क्या लिखा है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। ठीक है, अब आप इस चीज को वापस से देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश को भी जब हम देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है माउंटेनियस रीजन नहीं है, जो उसके अपर पार्ट है वहां पर क्या है, हिली माउंटेनियस रीजन। उससे आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो थोड़ा लेस माउंटेनियस और हिली रीजन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी तो आप इसको पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, पर मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस हिसाब का आपका सवाल आ रहा है। तो ये इस सवाल को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, आप इसको लिख दो ऐसा मैप बेस्ड, इसको आप ऐसा लिख दो मैप बेस्ड। उसके बाद आप लिखिए 4th नंबर का सवाल है, वापस से स्पीशी वाला सवाल आ गया। ठीक है, 4th नंबर का जो सवाल है वापस से क्या है, स्पीशी। ठीक है, अब देखते हैं जरा, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहली चीज कह रहा है ब्लैक नेक्ड क्रेन। आपने देखी है कभी फोटो इसकी, देखी है ना आपने फोटो, नहीं देखी तो मैं दिखा देता हूं आपको, लो यहां पे। ये दिख रही है आपको यहां पे। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसके बारे में एक लाइन क्या लिखी है, इज अ मीडियम साइज्ड क्रेन इन एशिया दैट ब्रीड्स ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू एंड रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड भूटान। नहीं भी पता आपको, छोड़ो, अभी फोटो आपने देख ली। सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। चीता आपने देखा होगा, चीता क्या होता है। फ्लाइंग स्क्विरल देखी आपने, आप फोटो देख लीजिए, रुकिए। ठीक है, ये आपकी फोटो किसकी, फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है जी, पर नहीं है लेकिन इसके मतलब वो आप, ठीक है, ये क्या आपकी फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए लास्ट क्या है, स्नो लेपर्ड। तो ये ठीक है, ये लेपर्ड भी समझ आ गया, चीता भी समझ आ गया। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। 1 2 3 1 3 4 2 4 या फिर 1 2 3 4। तो आप देखो जरा एक बारी, आप ऐसे तुक्का लगाने की कोशिश करो। ठीक है, आप मानो आपको नहीं पता, लेकिन जितनी आपको नॉलेज है आप सोचो कि चीता जो है इंडिया में मिलता है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया तो नहीं था। ठीक है, अभी क्योंकि सवाल पुराना है। ठीक है, तो आप इसमें से 2 नंबर को जहां पे भी हटाओगे तो नंबर क्या बचेगा आपके पास, 1 3 4, 1 3 4 बचेगा। 1 3 4 कौन सा नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है। जरा देखते हैं इसमें बी नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन 1 3 4। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। वो आप उसको कुछ नहीं लेना देना था इस सवाल में कि आपको ये फ्लाइंग स्क्विरल पता है या नहीं, उसको बस एक ही चीज देखनी थी, चीता वाली। ठीक है, तो सवाल आपका एकदम आसान खत्म होने वाला। ठीक है, फिर ये कुछ आपको डिफरेंस बता रहा है बिटवीन जैगुआर, लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, तो ये पहले नंबर का वहां पे लिखा है सी, तो ये चीता का जो ऊपर का स्किन है उसकी फोटो, उसके बाद लेपर्ड और लास्ट में जैगुआर। ठीक है, घर पे जाइएगा और इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो वापस से ये सवाल किससे रिलेटेड है, स्पीशी से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, स्पीशी से रिलेटेड सवाल, वापस से स्पीशी से रिलेटेड सवाल। ठीक है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहा है अ सैंडी एंड सेलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशी। द एनिमल हैज नो प्रीडेटर इन दैट एरिया बट
its existence is threatened due to destruction of its habitat. Which of the following could be that animal? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए पहला कह रहा है इंडियन वाइल्ड बफेलो, दूसरा कह रहा है इंडियन वाइल्ड एस, तीसरा क्या है इंडियन वाइल्ड बोर, ठीक है, और लास्ट क्या है गजेल। ठीक है, तो बफेलो आपको पता है, ठीक है, फिर इंडियन वाइल्ड एस आपने देखा होगा फोटो, फिर आपने इंडियन वाइल्ड बोर, बोर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। ठीक है, आप देखिए कि शायद बी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। सैंडी एंड सलाइन एरिया आपका कौन सा हो गया, कच्छ रीजन। इंडियन वाइल्ड बफेलो आपका कहाँ रहता है, तराई रीजन में, ठीक है। इंडियन वाइल्ड बफेलो जो है आपका, जो बिहार वाला एरिया होता है जहां पर आपका क्या है तराई रीजन है, वहां पर आपका क्या है इंडियन वाइल्ड बफेलो, ठीक है। तो देख लीजिए इंडियन वाइल्ड एस इसका आंसर है बी नंबर का, ठीक है। तो ये वापस से कौन सा सवाल है आपका, स्पीशी से रिलेटेड सवाल, ठीक है, वापस से आपका स्पीशी से रिलेटेड सवाल, ठीक है। देखते हैं जरा इसका क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला क्या है बैट, दूसरा क्या है बी, और तीसरा क्या है बर्ड, ठीक है। विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एजेंट या ऑब्लिक एजेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 2 लिखा है, 2 लिखा है, 1 3 लिखा है, 1 2 3 लिखा है, तो मुझे लग रहा है क्या सारे ही हो सकते हैं, हो सकते हैं सारे, हो सकते हैं सारे, मेरे ख्याल से ऑल है आंसर इसका, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या ऑप्शन है। द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ, तो ये आप देखो IUCN आ गया ना, ठीक है, IUCN आ गया, तो मतलब नंबर 7 वाला क्वेश्चन जो है आपका कहां पर आ गया, कौन सा है, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल का आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ठीक है, देखिए पहली चीज आपको क्या कह रहा है, एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अभी इधर बहुत भारी भरकम वर्ड आ गए, एक बारी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, उसी एरिया का, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में जो मिलता है आपको उसी एरिया में, ठीक है, तो क्या हो जाता है एंडेमिक टू दैट एरिया, ठीक है। तो एंडेमिक हो गया, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है, जो रीजन जो है रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो कह रहे हैं कि जो भाई ये लिस्ट है रेड डेटा बुक की जो कि IUCN पब्लिश करता है, उसमें ये चीज आती है, तो आ सकती है, ठीक है, पहली चीज ये लिखी है, ठीक है। दूसरा क्या है, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशी, और लास्ट क्या है, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आप इसको घर पे जाके देखो इसका सवाल। IUCN आपको पता है क्या देता है आपको, IUCN आपको क्या देता है, इंडेंजर्ड वाली लिस्ट बना के देता है ना। IUCN हम बोलते हैं ना, इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन देता है आपको, IUCN, ठीक है। तो उसी में सेकंड नंबर का जो इसका आंसर क्या है, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल, तो बी नंबर का आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल भी आपका क्या है, स्पीशी से रिलेटेड सवाल। लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है, चलिए जरा देखिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है। तो वही वापस स्पीशी से रिलेटेड आपका सवाल, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, एज ऑफ 2016 द स्टेटस ऑफ मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैज चेंज्ड, तो क्या है आउटडेटेड क्वेश्चन। तो आज के हिसाब से उसका आंसर कुछ और बनेगा, पर आप ये समझिए कि स्पीशी से रिलेटेड आपका वापस से एक सवाल आया है। अब ये सवाल आया अभी यहाँ पे, तो आप सर हिला दोगे यार, आपको लगेगा बस मुझे तो सारी स्पीशी याद है और मैं तो उधर एग्जाम में सब सही कर दूंगा,
वैसे नहीं बनेगी बात, ठीक है। आप कॉपी लीजिए, कॉपी में जो आपको मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखो लिखो। लिखिए स्पीशी, आप कॉपी में एक हेडिंग डालिए, लिखिए इंपॉर्टेंट स्पीशीज। इंपॉर्टेंट स्पीशी, उसमें सबसे पहले आप लिखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके साथ में आप लिखिए मस्क डियर, मस्क डियर। उसके बाद आप लिखिए रेड, रेड पैंडा। फिर आप लिखिए एशियाटिक वाइल्ड एस, एशियाटिक वाइल्ड एस। ये सारे नाम आपको लिखने हैं, मैं बता रहा हूं, आप जल्दी लिखिए, ठीक है। कश्मीर स्टैग, अगला क्या है, कश्मीर, कश्मीर स्टैग। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऊपर आ गया। फिर आप ये ब्लू बुल भी लिख लीजिए, स्नो लेपर्ड भी लिख लीजिए, स्वॉम्प डियर भी लिख लीजिए, रीसस मंकी, RHESUS। फिर उसके बाद वो क्रेन का नाम लिखा है सारस क्रेन, ठीक है, SARS, सारस क्रेन। तो आप घर पे जाना एक बारी, ये जो इसमें जितने भी आपको नाम लिखे हैं ना, एक बारी आप उसको ऐसा लिखो और उसके सामने उसका प्रेजेंट आज के टाइम पे उसका क्या IUCN स्टेटस है आप लिख के अपने पास रखो, ठीक है। आज तो क्लास में स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको पढ़ना कैसे है एनवायरनमेंट, ठीक है, उसमें आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप इसका IUCN स्टेटस लिख के रखो, फिर जब हम पढ़ेंगे क्लास में वापस से आएंगे तो फिर आपको वहाँ पे इससे मदद हो जाएगी कुछ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप इनका IUCN स्टेटस घर पे जाइए और लिख के रखिए, ठीक है। देखते जरा आगे क्या। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, इट हैज हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। कह रहे हिमालयन रेंज में क्या है, बहुत सारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसा होने के वो आपसे कुछ कारण पूछ रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है कि बहुत सारी यहां पर क्या होती है, रेनफॉल, हाई रेनफॉल। तो क्या हिमालयस में हाई रेनफॉल होता है, हिमालयस में हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। कह रहा है कि इट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जोग्राफिकल जोन्स। तो क्या ये बात, बायो जोग्राफिकल जोन आपको समझ आ रहा है, कन्फ्लुएंस का वर्ड का तो हिंदी समझ आ रहा होगा, है ना। क्या है कन्फ्लुएंस का हिंदी क्या होता है, मिलना, है ना, मतलब दो तीन चीजों जहां पे कहीं पे मिलती हैं, ठीक है। तो उसका ये कह रहे हैं, उसका एक कोई कन्फ्लुएंस का जोन है, ठीक है। एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। कह रहे हैं कि कोई भी एक्सोटिक स्पीशी या फिर इन्वेजिव, इन्वेजिव स्पीशी तो आपको पता ही होता है, ठीक है, क्या है ना। इन्वेजिव स्पीशी क्या होती है, जो कि उस जगह की नहीं होती है और बाहर से आती है और फिर वहां की जो एंडेमिक स्पीशी है उसको थ्रेटन करती है, उसके लाइवलीहुड को थ्रेटन करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आप कोई भी चीज उगाओगे, ठीक है, पौधा, तो उसके आगे पीछे जैसे कोई भी वीड वगैरह उग जाती है, ठीक है, फिर वो कंपटीशन करती है उस प्लांट से फॉर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल, सनलाइट वगैरह, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, एक टाइप की क्या है, इन्वेजिव स्पीशी है, ठीक है। कभी कभी एक इन्वेजिव स्पीशी जरूरी नहीं है कि वो इंडिया की हो, क्या पता बाहर से कहीं इंडिया में इंट्रोड्यूस होगी हो, किसी एक जगह पर भी मिले, किसी और जोग्राफिकल रीजन पर भी मिले, ठीक है। बहुत सारे
जोग्राफिकल रीजन्स को क्या पता वो सस्टेन कर सकती हो, ठीक है। तो ये इन्वेजिव स्पीशी का क्या एक बैकग्राउंड, ठीक है। और डी कह रहा है इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये आप सवाल देखिए कि ये कौन से हिसाब का सवाल है, लिखिए वहां पर। ये है आपका बायोडाइवर्सिटी का सवाल, ठीक है। ये किसका सवाल है? बायोडाइवर्सिटी का सवाल। अभी बायोडाइवर्सिटी का सवाल है तो समझो कि अगर यहां पे आज आपसे हिमालयन रेंज के बारे में पूछा है, ठीक है, तो प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको, कल को आपको वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कल को आपको ईस्टर्न घाट के बारे में पूछा जाए, अरावली रेंज के बारे में पूछा जाए, ठीक है, या फिर आपसे पूर्वांचल जो जिसको हम क्या बोलते हैं ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, वहां के किसी रीजन के बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो ये क्या है इसमें से प्रोबेबल बनने वाले सवाल कि अगर एक बार हिमालयस पे ये वाला सवाल आया हुआ है तो दूसरा जो है कोई सवाल जो है यहाँ पे बन सकता है। तो ये फोटो आपको दिखाना चाह रहे हैं वेजिटेशन जोनेशन इन माउंटेन। वो ऊपर आपको बर्फ दिखा रहे हैं, बैरन रॉक्स, फिर मोजेस द लाइकन, फिर उसके बाद प्लांट्स, फिर उसके बाद ग्रासलैंड, फिर मेडो, बुशेज, फिर फॉरेस्ट और फिर नीचे डेसिडियस ट्री के फॉरेस्ट। तो ये हमने सब देखा है। जब हमने अपना टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया देखे थे तो हमने सारे टाइप के फॉरेस्ट देखे थे, उसमें हिमालयन फॉरेस्ट भी देखे थे, एल्पाइन, सब एल्पाइन सारे देखे थे, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से आपको ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. It is because, पहला क्या कह रहा है, the soil of rain forest is deficient in nutrients। तो क्या ऐसा होता है, क्या जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल है वो क्या उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते? हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी बहुत पुराना सवाल है, मुझे भी नहीं पता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? बारिश बहुत ज्यादा होती है, सारे लीच हो जाते होंगे, कुछ तो बचता नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। देखते हैं जरा आगे क्या है। फिर क्या कह रहे हैं, रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग, एक्सोटिक स्पीशी इन्वेड फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। अच्छा, एक बार आप देखिए सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रोपोगुल्स ऑफ द ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी समझ नहीं आ रहा है अगर स्टेटमेंट तो रख सकते हैं कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, द रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग। अभी रेन फॉरेस्ट की स्पीशीज स्लो ग्रोइंग, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए? हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या पढ़ा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पेड़ दिखने में कैसे लगते हैं? हाइट ज्यादा होती है, एपिफाइट्स होते हैं, है ना, डेंस रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है, ठीक है। और लास्ट क्या है, एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्या पता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा मतलब ऐसा सवाल है जो कि आप ऐसा कन्वेंशनल किताब से पढ़ोगे तो आपको क्या पता उतना इजीली आप इसको सॉल्व ना कर पाओ। तो आप पहले ये सवाल लिखो और इसके आगे आप लिखो कि ये सवाल आपका क्या है, रिलेटेड किससे रिलेटेड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड। खुद ही हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, देखो पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप जरा।
देखिए लिखा है when the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base it generally dries up and dies because ठीक है। तो पहली चीज लिखी है वाटर फ्रॉम सॉइल कैनॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, पहली चीज। दूसरा क्या है रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। तीसरा क्या है ट्री इज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रोब्स। और लास्ट क्या है रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप इस सवाल को आप साइड में लिख के रखो, क्या है कुछ ट्री से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री से एक रिलेटेड एक सवाल आया है आपका कब 2012-13 के आसपास। ठीक है, फिर ये देखिए ये आपका क्या है, ये ऐसे वाले सवाल जो है आपके क्या है कन्वेंशनल टाइप के सवाल, जिसमें आपको ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और क्या वॉल्केनिक एक्शन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऐड करता है कार्बन साइकिल। तो ठीक है, आप इस सवाल को लिखो कि किससे आया, कार्बन साइकिल से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल से रिलेटेड अगर आपको सवाल आया तो घर पे जाके आपका काम बनता है कि अब आपको हाइड्रोजन साइकिल या फिर और कौन सा अमोनिया का साइकिल होता है अमोनिया साइकिल भी होता है। ठीक है, तो ये सारे साइकिल एक बार ही आपको घर पे जाके देखने हैं, क्या प्रोबेबल बन सकता है इसमें से सवाल आने के टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई सवाल इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जरा एक सवाल को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर वॉल्केनिक एक्शन, विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। तो क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, क्या हो जाता है, क्या फोटोसिंथेसिस इसका आंसर हो सकता है? अच्छा ठीक है, क्या रेस्पिरेशन इसका आंसर हो सकता है? ठीक है, रेस्पिरेशन हो सकता है। क्या डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसका आंसर हो सकता है? हो सकता है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अच्छा ठीक है हो सकता है। क्या वॉल्केनिक एक्शन इसका आंसर हो सकता हो सकता है ना? चलो ठीक है हो सकता है। तो क्या 2, 3, 4 आपके हिसाब से सी नंबर का इसका आंसर बनता है, सी नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। क्या करते हैं? हो सकता है, फिर ये तो कुछ स्टडी करने वाली चीज है। ज़ूलॉजी बॉटनी, ज़ूलॉजी बॉटनी वाले सारे बंदे एग्जाम में नहीं बैठेंगे ना, उधर तो कुछ और, जिसने कुछ और इकोनॉमी पढ़ा होगा, किसी ने कुछ और मैथ पढ़ा होगा, है ना, वो सारे भी बैठेंगे। कुछ ऐसा धुआंधार कॉन्सेप्ट नहीं है कि अभी रात को जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आपको दिमाग में देगी, क्या कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। ठीक है, अभी वो रात को ऐसा करता है वो तो फिर बहुत ज़्यादा अध्ययन करने वाला टॉपिक आपके लिए बन जाएगा और फिर वो आप एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अभी आप यही वाली जो आपके पास देखो, अभी आपके पास क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, कि रात में क्या होता है, ऐसा होता है। अभी आप इस इन्फॉर्मेशन से ये सवाल अगर आप करते तो गलत ही होता। ठीक है, सही तो नहीं कर पाते ना, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक आपको एडवाइस दी थी कि जब भी आप एग्जाम में बैठें तो फालतू की चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल के फिर आपको एकदम नॉर्मल तरीके से एग्जाम को देने के लिए बैठना है ना। जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना उतना ज़्यादा आपका टेंडेंसी है सवाल गलत करने की। ठीक है, ठीक बात है। ठीक है, चलिए देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हमने एक बारी शायद जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड, फर्स्ट क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम। ठीक है, चलो पहली चीज होगी। दूसरा क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर। तीसरा है इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और फोर्थ क्या है, एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसॉल कैन। तो मेरे को लग रहा है कि यही वाला इसका आंसर होता होगा, है ना, यही चौथा नंबर वाला जो है। आप पहले लिखिए कॉपी में कि कहां से सवाल आया, CFC से आपको सवाल पूछा गया है। ठीक है, CFC से आपको सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो वही इसके बारे में नीचे लिखा है कि CFCs आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रेशराइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी CFC से रिलेटेड जब हम ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे थे
तो कोई किसी कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन सी कन्वेंशन होती है? सीएफसी से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन होती है कि सीएफसी का यूज जो है हमें कम करना है और ये सब करना है, हमें रिमूव करेंगे हम सीएफसीज को, उसकी जगह क्या करेंगे? पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन से कभी पहले नहीं हुआ क्या कि सीएफसीज को हमें हटाना है? पेरिस कन्वेंशन में कब बोला सीएफसी को हटाने के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ठीक है, आप लिखिए कि कौन से किस जगह से ये सवाल आया आपके एनवायरनमेंट का, सीएफसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आप चीज देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव इज आर एमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। तो सारे के सारे ही आपके वहां से निकलते हैं, ठीक है। बीट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, सारे के सारे आपके एयर पॉल्यूटेंट है, थर्मल पावर प्लांट से आपके निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल किसके ऊपर है आप अलग से लिखिए, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। किसके ऊपर सवाल आया है? पॉल्यूटेंट्स के ऊपर सवाल आया है। अभी ये देखो, ये अगर पॉल्यूटेंट से अगर आपको यूपीएससी को सवाल पूछना होगा, ठीक है, अगर उसको बेसिक सवाल पूछना है तो वो ऐसा आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर उसको एडवांस लेवल में आपसे सवाल पूछना है, ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि ये पॉल्यूशन से, ये जो पॉल्यूटेंट है, इससे लड़ने के लिए सरकार की कौन सी नई स्कीम आई है, ठीक है। वो स्कीम में आपसे क्या पूछ, फिर वो आप कुछ बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर क्या कोई एक नई कमेटी बनाई गई, जो जैसे दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए सरकार ने कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है। फिर जैसे ये पॉल्यूटेंट है, अगर पॉल्यूटेंट से एक साल सवाल आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्या पता आपसे अब वो पॉल्यूटेंट से ना पूछे, तो अब अलग अलग जो एक्ट होते हैं वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए जो एक्ट है, ठीक है, तो ये सारे एक्ट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बारी पॉल्यूटेंट से आपको सवाल आ गया है, ठीक है, तो अब अगली बारी टेंडेंसी हो सकती है कि उससे लड़ने के लिए कंजर्वेशन मेथड में सरकार क्या अपना रही है, ठीक है, तो अब वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है नेक्स्ट टाइम के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ठीक बात है, क्योंकि देखो भाई, अपना काम क्या है कि एनवायरनमेंट का हमसे सवाल निकलना चाहिए, ठीक है। इधर कोई ये स्कूल का या फिर कॉलेज की क्लास नहीं है कि मतलब उधर वो शंकर आईएएस के चैप्टर 1 से आपको 20 तक मैं पढ़ाऊँ, उसमें सिर्फ थ्योरी लिखी है, वो फालतू की इकोसिस्टम, बायोम और ये वो फालतू की चीज़ है, ठीक है। वो पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा, क्यों? नया बच्चा भी कोई क्लास में बैठा होगा, उसको बिल्कुल ही क्या पता, कुछ नहीं पता हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को वो चीज़ समझ आए, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको वो एरिया बता रहा हूँ जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई डायरेक्ट सवाल आ भी गया, ठीक है, जैसे क्या है कि नीश से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है, जैसे इकोटोन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, जैसे क्या इकोटोन, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल नीश, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, इस वर्ड से रिलेटेड कुछ आपको कभी कभी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो जैसे इकोटोन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या वो एरिया ऑफ क्या होता है, जहां पर आपका क्या होता है इकोटोन में, एक से दूसरे में जहां कन्वर्जन होता है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन जैसे जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन, ठीक है। और वैसे नीश होता है, तो नीश क्या होता है, जैसे नीश, अंग्रेजी का नीश वर्ड जो है, जैसे उसका क्या हिंदी होती होगी, उसका मतलब क्या होता होगा, NICHE, नीश, है ना। तो नीश का, नीश वर्ड आपने कभी सुना है? नीश का क्या मतलब होता होगा? नीश का क्या मतलब होता होगा? चलिए छोड़िए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली raising the temperature of atmosphere because it absorbs, फिर वही वाटर वेपर एंड एयर इन रिटेन्स, तो ये आप देख लो फालतू का सवाल है, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, ज्योग्राफी पढ़ाई है, ऑल सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, तो ये इसका आंसर क्या है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिलीज होने से वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, क्यों? क्योंकि वो क्या एब्जॉर्ब करती है, सोलर रेडिएशन, लेकिन उसमें अलग अलग 3 टाइप दिए हैं सोलर रेडिएशन की, एक दिया है ऑल सोलर रेडिएशन, एक क्या है
अल्ट्रा वायलेट पार्ट और एक क्या है इंफ्रारेड पार्ट, ठीक है। तो उसमें से अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से मेरे ख्याल से वो डी वाला है ना, इंफ्रारेड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो इसका आंसर बनेगा, डी नंबर का इसका आंसर बनेगा। वापस से सवाल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। 2-3 सवाल आ चुके हैं अभी तक किसके, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, ठीक है। देखो यहां पे लिखा भी है इंफ्रारेड या फिर आउट गोइंग लिखा है, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, या फिर क्या लिखा है आउट गोइंग रेडिएशन, ठीक है। क्या लिखा है आउट गोइंग रेडिएशन। जब वो मैंने आपको पूरा जब पढ़ाया था ज्योग्राफी, ठीक है, तो सोलर रेडिएशन अर्थ पे जब पड़ रही थी तो क्या था कुछ आती थी, कुछ क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, कुछ और नीचे आती थी, फिर इंसोलेशन पढ़ा था हमने, पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था एल्बिडो, एल्बिडो पढ़ा था, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है, किसका कितना है, ठीक है, उस हिसाब से कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए जरा, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिका रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। तो आसान सवाल है, वही देखो आप, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ज्योग्राफी में करवाई है मैंने, ठीक है, ठीक बात है। सेकंड नंबर का आंसर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जरा क्या है, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दिस फिनोमिना अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन के ऊपर जो है सवाल आया है, उसको आप क्या कॉपी में लिखिए, ठीक है। कौन सी जगह से सवाल आ रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है। चलिए, ये अब आपका जो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन है उससे रिलेटेड सवाल आ गया, क्योंकि कार्बन क्रेडिट वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिगार्डिंग द कार्बन क्रेडिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखिए, कार्बन क्रेडिट वाज रैटिफाइड इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में ही पहली बारी कार्बन क्रेडिट की बात हुई थी, ठीक है। फिर बहुत सारे इसमें सवाल दिए, पहले आप समझिए कार्बन क्रेडिट का भी आपने पहले नाम सुना है, मैंने आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे मैंने आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया था, क्या चीज होती थी, क्रेडिट का हिंदी क्या होता है, मतलब आप इकोनॉमी से देखो जरा उसको, क्रेडिट और डेबिट दो चीजें होती हैं, है ना, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रेडिट का मतलब क्या है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो क्या मतलब हो गया, हाँ, अरे भाई योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच ऑफ अमाउंट, तो मतलब क्या है, ऐड हो गए, है ना, ऐड हो गया, कहीं से आ गया, और डेबिट मतलब कहीं से निकल गया। कार्बन क्रेडिट का मतलब एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको समझाया था क्या, कि कोई डेवलप कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसमें जो है वो एक्सचेंज करती है, क्या कि आपने जो है, आपको बोला गया जैसे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल में आपको क्या है कि इतना कार्बन एमिशन आपको कम करना है, ठीक है, आपको क्या है कार्बन एमिशन को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। जैसे फिर आपने देखा कि अभी ग्लासगो में COP26 में क्या बोला कि 2070 में इंडिया क्या हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, ऐसा बोला, वो जो पंचामृत आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें बोला 2070 तक इंडिया क्या हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल एक टाइप से, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जितना हम इमिट करेंगे कार्बन उतना ही हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, स्टोर करेंगे उसको, ठीक है। अभी कार्बन क्रेडिट आपको समझाया था मैंने पहले भी कि अगर आप जरूरत से ज्यादा जो है एब्जॉर्ब करवा रहे हो, जितना आप इमिट कर रहे हो उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, कुछ क्रेडिट मिलेगा। और डेवलप्ड कंट्री अगर बहुत ज्यादा इमिशन कर रही है और वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करवा पा रही है, तो ठीक है, फिर वो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से कार्बन के क्रेडिट, ठीक है, कि मैं तुम्हें फंडिंग कर दूंगा, तुम जो है कर दिया करो ये कार्बन एब्जॉर्प्शन वाला काम, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो वर्ड क्या था वो, कार्बन क्रेडिट, पहली बारी उसका नाम कहां पर आया था, क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं और लास्ट में क्या लिखा है,
कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अलग अलग चीज, द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशन कोटा, ठीक है। तो समझ आ गया, ये भी करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। यही तो इसका एक्सप्लेनेशन है कार्बन एमिशन के कोटे को हमें क्या करना है, लिमिट करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये तो डेफिनेशन ही है किसकी, कार्बन क्रेडिट की, ठीक है। तो आप कॉपी में लिखिए कि सवाल कहां से आया, कार्बन क्रेडिट, उसके आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो किसका है, क्योटो प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपको सवाल जो है पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले जो एक्ट्स के बारे में बात हो रही थी, वो एक्ट्स जो है उससे रिलेटेड आपको सवाल आ गया, ठीक है। पहला सवाल, पहला आपको क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। पहला क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। दूसरा क्या है, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन 1957, कस्टम्स एक्ट 1962, और लास्ट क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। Which of the above acts have relevance to bearing on the biodiversity conservation of the country, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा जो है जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है, ठीक है। तो आप पहले तो एक बड़ा सा आप लिखिए क्या, एक्ट्स, ठीक है। एक्ट से रिलेटेड आपको सवाल आया, उस एक्ट के नीचे आप ये चारों एक्ट का नाम लिखिए, ठीक है। एक्ट लिखिए और ये चारों एक्ट का आप साथ में उसके नाम लिखिए। भैया लिख लिया, ठीक है। यहां पर आपको एक आंसर में क्या दिया कि सेंट्रल एक्ट्स एंड रूल्स हैविंग रेलेवेंस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इतने सारे एक्ट्स हैं, फोटो खींच लो, घर पे जाके सारे के सारे एक्ट जो हैं उसको एक बारी रीड करो, ठीक है। ये लो, ये भी है। बहुत सारे हम इसमें से पढ़ेंगे, कुछ कम इम्पोर्टेंस के जो हैं एग्जाम के लिए वो आप खुद से देखोगे। जैसे इसमें बहुत सारे साइड में देखो, जैसे लिखा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, तो सीबीडी वगैरह इसके अंडर से निकले है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ लेंगे जब जैसे छोटे मोटे होंगे, जैसे कोई जैसे वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये सब आप खुद से एक बारी देख लेना, ठीक है। जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, फिर ये सारी चीज़ें तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। ये लीजिए यहां से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका किससे रिलेटेड आया है, एनजीटी से रिलेटेड, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल।
2010 एक्ट जो है इसका वॉज इनैक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, और क्या है जो कि किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 275(1). ठीक है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है एनजीटी का। ठीक है, तो पहले नंबर वाला जो आपका ऑप्शन है उससे बात हो जाती है खत्म। तो आप एक बार ये एनजीटी उसको भी आप कॉपी में लिखो कि एनजीटी से रिलेटेड सवाल आया है। एनजीटी हम क्लास में पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसमें कौन उसको हेड करता है। ठीक है, अभी उसमें जो नया अमेंडमेंट आया था उसके हिसाब से कौन उसको हेड कर सकता है, कितने की कमिटी है। ठीक है, और कौन कौन सा जगह पे उसका जुरिस्डिक्शन है, कौन से एक्ट के अंदर जो है एनजीटी जो है सुमोटो एक्शन ले सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का आपका एनवायरनमेंट की आपकी क्लास है और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर सब एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर का आपका यहाँ पे कोई अलग से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर कोई कहीं पे पढ़ाता नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर जितना आपको थोड़ा बहुत था ज्योग्राफी में बताया गया था, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में बताया जाएगा। ठीक है, वापस से इधर अथॉरिटी की बात हुई है जिसका नाम क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए। तो कॉपी में इसका आप नाम लिखिए कि सवाल आया हुआ है एक बारी पहले कहाँ से, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और आप सारे ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो क्या है, घर पे जाके गूगल पे सर्च करो, मेरे पास तो सारा सामान है, मैं तो बस सब पढ़ लूंगा, है ना। पर आप नहीं पढ़ोगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अगर आप खुद पढ़ सकते होते तो आप क्लास ज्वाइन नहीं करते, है ना। ठीक बात है, ऐसे दिखने को तो सारी चीज़ें पास हैं, ठीक है, पर दूर हैं। ठीक है, जब तक आप उसको हासिल ना करो। ठीक बात है, ठीक है। तो क्या है, आप इसको लिखो और घर पे जाके, घर पे क्या जाना है, आप इसको अभी लिख के रखो। फिलहाल आपके लिए एक ब्लूप्रिंट बन रहा है कि किसके ऊपर आपको चलना है आगे पढ़ने के लिए। आगे एक सवाल आया है, ऑयल ज़ेपर रिसेंटली जो इसको न्यूज़ में सुना गया वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल आपको समझ आता है ना, न्यूज़ सुनी होगी आपने, बड़ी बड़ी जो शिप होती है उसमें से ऑयल स्पिल कर जाता है और उससे क्या नुकसान होता है, ऑयल स्पिल का क्या इन्वायरमेंट नुकसान है, मरीन स्पीशी को क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, चलो मान लेंगे इतना। नीचे एक और वर्ड देखो, इसके आंसर में मैंने ये वाला क्यों पीडीएफ खोला है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन दी है और एक्सप्लेनेशन में और ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ने में हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, दिस बायो रेमिडिएशन जो टेक्निक है इसको बनाया किसने है, टेरी ने, TERI। ठीक है, तो टेरी आपको पता है कि क्या हो, टेरी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म पता है आपको, पता है, ठीक है, नहीं पता, टेरी आप लिख के रखो, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, टेरी एक संस्थान है इंडिया की, ठीक है, नाम उसका होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, TERI, टेरी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सवाल आपका कहां से आया है, करंट अफेयर से आया है। ठीक है, ये सवाल कहां से आया होगा, उस साल के करंट अफेयर से, इसीलिए क्या लिखा है वो, रिसेंटली सीन इन न्यूज। फिर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजेस द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। तो ये अब मेरे को आपको पूरा पीडीएफ खत्म कराना, मैं बताऊंगा नहीं, पूरा आप पढ़ेंगे नहीं, हम थोड़ा जल्दी करेंगे। आप लिखिए सवाल कहां से आया है, प्लांट स्पीशीज से, और ये करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर का सवाल इसीलिए क्योंकि वहां पे उस साल इसको एनकरेज करने के लिए कुछ आया होगा। ठीक है, न्यूज में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजेस द कल्टीवेशन ऑफ सी
बकथॉर्न, ठीक है। तो ऐसी चीज जो भी न्यूज में चल रही होगी उसको आपको एक बार देखना है, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर में दिखेगा वो आपको बताया जाएगा, बाकी चीज आप जो है किसी इंस्टीट्यूट की वो मंथली मैगजीन में आप उसको वहां से कवर करें, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय डिफरेंट नेम इन ओडिशा एंड अनदर विद इट सोर्स इन Odisha merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which of the following could be this? तो भितरकनिका हमने पढ़ा हुआ है ना, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आसान सवाल है, आप कर सकते थे। फिर स्टेट स्पेसिफिक एक सवाल आया, ठीक है। अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है। पहली चीज समझ आ गई कि लैटिट्यूड बता रहा है जहां से राजस्थान पास करता है, नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है। जहां से नॉर्दर्न राजस्थान पास करता है उसी लैटिट्यूड से ये स्टेट आपकी वहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो सामने ही पता चल गया कि इतना फॉरेस्ट कवर कहां पर है, कोई नॉर्थ ईस्ट की जगह ही है, ठीक है। और लास्ट क्या है, ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दी। इतनी सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है, आप देखोगे अगर वहां पे इतना लिख दिया कि नॉर्दर्न राजस्थान के साथ उसका क्या है, सेम लैटिट्यूड, ठीक है। तो आप समझो जरा, कहीं पर भी आप देख लो, मैंने आपको बताया, देखो यहां से हिमाचल और उत्तराखंड तो इसके ऊपर से निकल गया, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड इसके ऊपर से निकल गया, और बचा क्या, असम और अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है। तो जब आप 50-50 पे पहुंच जाओगे अरुणाचल और असम में, तो फिर आप जो है जब आपके पास मैप की प्रैक्टिस होगी तो आराम से जो है आप इसको कर सकते हो। और वैसे भी वहां पे देखो क्या लिखा है, ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो आप असम और अरुणाचल में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा असम के एक्चुअल में पूरे उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम हमारा प्लेन था, है ना, जहां पे ब्रह्मपुत्र प्लेन पढ़ा हमने, पढ़ा एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, इतनी सारी रिवर है, ठीक है। तो एक तो अंदाजा लग जाता है कि भाई असम जो है इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश होने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आराम से आप क्या है, अरुणाचल प्रदेश उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। अरुणाचल और असम में फंसने के बाद तो ये टेक्निक आप आजमा सकते हो ना, कि असम जो क्या है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में हमने ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पढ़ा था, वहां पे तो कल्टीवेशन होती है, इतनी बड़ी वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, सिटीज है वहां पर, ठीक है कुछ। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो वहां पे फॉरेस्ट कवर आपका ज्यादा है, ठीक है। फिर अब आपके आगे सवाल किससे रिलेटेड, बायोस्फीयर रिजर्व, वो जो अच्छे अच्छे आपके अब सवाल आने लग गए हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ठीक बात है, ये हो गया। फिर चलो अभी देखते हैं, यही है फिलहाल तो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला क्या है, नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, क्या कह रहा है, गारो हिल में। दूसरा क्या है, लोकटक लेक बरेल रेंज में। और तीसरा क्या है, नाम डाफा नेशनल पार्क, जो कि क्या कह रहा है, डाफला हिल्स में है, ठीक है। अभी आप ये जो भी पार्क के नाम है ये तो आप छोड़ दो, ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सा कहां पर है, ठीक है। लेकिन वो हिल्स के नाम आपको मैंने बता रखे हैं, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है। जरा आप मुझे बताइए, गारो हिल्स कहां पर पढ़ेंगे, मेघालय में पढ़ेंगे, ठीक है। गारो खासी जैंतिया, अभी मेघालय को पकड़ोगे तो सबसे ईस्टर्न साइड वाला कौन सा हिल पड़ेगा, जैंतिया। और सबसे वेस्टर्न साइड वाला कौन सा पड़ेगा, गारो, है ना, गारो खासी जैंतिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। जो आपका चिरापुंजी और मैसन राम वाली जगह है वो कौन से हिल में आएगी, चिरापुंजी और मैसन राम वाली जो जगह है, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, वो कौन से हिल के भी, कौन सी वाली रेंज में पड़ती है, गारो खासी या फिर जैंतिया, जैंतिया में पड़ती है, नहीं मुझे तो नहीं लगता है, सेंटर वाली में है वो, ठीक है। दो के बीच में है वो, जैंतिया के ज्यादा, गारो खासी के ज्यादा पास है, ठीक है। गारो खासी जैंतिया है ना, बीच वाली कौन सी है, खासी, है ना, खासी के ज्यादा वो नजदीक जगह है। घर पे जाके आप एक बारी चेक भी कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो गारो हिल आपको समझ आ गई, ठीक है। फिर आप देखो दूसरा क्या है, लोकटक
लेक, ठीक है। लोकटक लेक अगर आपको अभी तक फिलहाल नहीं पता है। बरेल रेंज आप बताओ कहां पर थी? बरेल रेंज कहां थी? असम वाली साइड, मणिपुर में थी बरेल रेंज। मणिपुर में तो मणिपुर हिल्स थी। बरेल रेंज कहां पर थी जरा याद करो आप। अरुणाचल प्रदेश में थी। बरेल रेंज कहां पर थी? अरुणाचल प्रदेश में थी। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहे? बरेल रेंज और लास्ट वाला बताओ जरा, डाफला हिल्स कहां पर थी? डाफला अरुणाचल में थी, चलो ठीक है। और ये बरेल रेंज कहां थी? कहां पे? ऐसे तो आप हर एक एक करके सभी का नाम लोगे फिर बात नहीं बनेगी। घर पे जाओ आप, आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, वापस से उसको एक बार आप देखो, ठीक है? ठीक है, घर पे जाके आप सारी चीजें देखो। इस सवाल को करने के लिए आप देखो, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसमें तो आपको, अगर आपने पढ़ाई की होगी ना, तो आपको इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। नोकरेक जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर है? मेघालय में। मणिपुर में कैसे हो गया? गारो हिल कहां पर है? गारो हिल कहां पर है? नोकरेक, नोकरेक की बात हुई, पहला वाला नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मेघालय में। मेघालय में आपका गारो हिल्स, ठीक है। पहला वाला आपका जो है करेक्ट हो गया, हो गया। उसके बाद वाला जो है आपका नामदाफा नेशनल पार्क आपका कहां पर है? चलो छोड़ो, आप अभी फिलहाल के लिए आप इसमें क्या लिख के रखो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व /// वहां से आपका ये जो है सवाल आ रहा है, ठीक है। सब आपको ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, आराम से आप जो है कर लोगे ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? वो भी वापस से आपका कहां से आ गया? नेशनल पार्क से रिलेटेड, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है कहां पर है? उत्तराखंड, पहली चीज समझ आ गई, ठीक है। दूसरी क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम। तीसरा क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड वाला कौन बोल रहा है? उत्तराखंड वाले का नाम क्या है? वो आप वैली ऑफ फ्लावर्स को आप जो है साइलेंट वैली के साथ जो है आप कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। उत्तराखंड में जो है उसको क्या बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में ही है, ठीक है। खत्म हो गया बात, यहां तक खत्म होगी। पूछ क्या रहा था आपसे? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद द पार्क एंड रिवर पासिंग थ्रू देम, ठीक है। तो जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था कि जिस माउंटेन के आसपास रिवर जा रही है वहां पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसी से सवाल आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसको आप घर पे जाओ लिखो, वापस से क्या लिखो? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, उससे रिलेटेड आपको क्या है सवाल आया है, ठीक है। ठीक है, देखो ऊपर जो एक जगह मैंने आपको बहुत सारे स्पीशी का नाम लिखवाए थे, याद करो, पीछे देखो जरा, देखो वहां पे ये लायन टेल्ड मैकाओ करके जो स्पीशी है आपकी वो भी थी, देखिए आपने लिखी थी। ये आपको पता है दिखने में कैसा होता है? ये स्पीशी है किस चीज की पता है आपको? लंगूर जैसी कोई स्पीशी है, मंकी जैसी, देखिए आपने ये, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पर जो स्पीशी के मैंने आपको नाम लिखा है वहां पर इसका नाम था और इसका वापस से सवाल आया है, ठीक है। तो वो जो उसमें आपको बहुत सारे स्पीशी का नाम लिखवा है उसको आप हर एक स्पीशी को बार बार देखो, ठीक है, क्योंकि उसी में से एक स्पीशी का वापस से आपको सवाल आया है, ठीक है। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं इसकी, ये है, ठीक है, दिख रहा है बढ़िया से, इसके दांत है, अब इसको जूम करके देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे एकदम ऐसे छोटा बच्चा है ना, और उधर तो एकदम दांत निकाले, ये देखो
ठीक है, दिखी फोटो आपको? चलिए ठीक है, तो वापस से आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इसका नेचुरली कहाँ पर आपको मिलता है, शायद ये नेचुरल हैबिटेट के बारे में इसका सवाल आ गया। ठीक है, तो ये सारे स्पीशी को आपको घर पे जाके पढ़ना है, आपको खुद ही 2-3 बार आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश करके लिखे साउथ में मिलता है ये। ठीक है, तो मोटा मोटा आप देख लेना। ठीक है, फिर क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ेंगे। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपको पता है क्या होता है, सब पूरा ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है। एपीफाइट वगैरह वही सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, डेंस कैनोपी, एपीफाइट। ठीक है, फिर देखो क्या आ गया, वापस से स्पीशी का सवाल आ गया, जो कि क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया। पहला क्या है, घड़ियाल, दूसरा है लेदर बैक टर्टल और तीसरा है स्वॉम्प डियर। ठीक है, घड़ियाल आपको पता है क्या होता है, घड़ियाल मगरमच्छ। कौन सा वाला होता है, दिखने में कैसा होता है, दिखने में घड़ियाल कैसा होता है? भाई स्पीशी आपको तब तक आप स्पीशी याद नहीं कर पाओगे जब तक आपने उसको विजुअलाइज नहीं करोगे ना। आपको पहले एक बार ही आना चाहिए भाई ये दिखने में कैसा होता है। घड़ियाल की फोटो देखी है आपने कभी? देखिए कैसा होता है? हाँ बिल्कुल वैसा ही होता है ना, देखा आपने? पतली सी लंबी सी उसकी ऐसे चोंच जैसी होती है आगे से। देखिए घड़ियाल देखा आपने? देखे? हाँ तो बोलो देखा नहीं देखा? देखा है, चलो ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्या है, एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो एंडेंजर्ड कौन सा है, घड़ियाल है, लेदर बैक टर्टल है या फिर स्वॉम्प डियर है। ठीक है, आउटडेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूं ऐसे ही। ठीक है, घड़ियाल आप लेटेस्ट वैसे इसका आईयूसीएन स्टेटस देखना। घड़ियाल मेरे ख्याल से वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होता था कभी। ठीक है, ठीक है, घड़ियाल जो है उसके लिए बड़ा ज्यादा कंजर्वेशन का काम चल रहा था उसको बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी जगह पे अब मिलता है। लेदर बैक टर्टल आपका जो है वो इंडेंजर्ड है, स्वॉम्प डियर भी आपका इंडेंजर्ड था, और अब क्योंकि ये इसका सब वो चेंज हो गया है तो अभी पता नहीं क्या है इसका आंसर, पर आप घर पे जाके इसको देख लेना। ठीक है, लिखो आप स्पीशी का नाम लिखो, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल और स्वॉम्प डियर। ठीक है, तीनों का नाम आप लिख लो। लिख लिया? ये यहां पर है, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल और स्वॉम्प डियर। ठीक है, वापस से अगला सवाल आपका किसका है, स्पीशी का सवाल। स्पीशी का सवाल है और क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग और स्पाइडर मंकी। इसमें से कौन सा जो है इंडिया में मिलता है, कौन सा इंडिया में नहीं मिलता है। क्लीशे सवाल यूपीएससी का आप लिख के रखो, स्पीशी से रिलेटेड सवाल है। मैं आपको जब मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ा दूंगा वापस से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमें देखना था क्या कि किस हिसाब के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, देखो वापस से क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लाइन, विच ऑफ द अबव इज आर मैमल। ठीक है, तो इसमें से मैमल कौन सा है, तो वही स्पीशी से रिलेटेड सवाल। ठीक है, और देखते हैं, चलो आगे। फिर आगे जरा ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है, तो वही जो आपकी क्या है, अलग अलग टाइप की, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो मेन ये जो आपकी गैसेज हैं, ठीक है, ये इनके क्या फीचर हैं, क्या काम है, वो क्या करती हैं, उसको इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से आप एक बारी जो है उसको दिमाग में रखो कि अगर ऐसा कोई पोटेंशियल सवाल आने के चांसेस हैं। ठीक है, रादर आप जो है करंट अफेयर में कोई एग्जॉटिक स्पीशी के आप नाम पढ़ते रहो कि बस वो ये नई स्पीशी मिल गई वेस्टर्न घाट में, मैंने तो उसका नाम याद कर लिया, अब तो ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे क्या है कि एक बारी 2016 में एक दो बारी पूछ लिया था। ठीक है, अंडमान निकोबार में कोई स्पीशी आई थी तो उसका कोई नाम आ गया था। फिर बच्चे जो है आने वाले सालों में हर जो कोई एक नई चींटी मिल रही है वेस्टर्न घाट में, कोई नया बैट मिल रहा है, उसका नाम याद कर लिया, कॉस्ट बेनिफिट जीरो। ठीक है, भूल जाओगे आप, और वो मिल भी के 2 नंबर तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिक चीजें पढ़ो जिससे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये कंटूर बंडिंग, ये तो मैंने आपको ज्योग्राफी में करवाया हुआ है। ठीक है, कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, विद रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये शुगर इंडस्ट्री का पूरा आप एथेनॉल पूरा आपका न्यूज में चल रहा है, आप पढ़ते रहोगे तो आराम से ये सवाल भी आप कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या है, ड्यू टू इम्प्रॉपर indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? तो क्या है, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाकलर, मरकरी, लेड, प्लूटोनियम। ठीक है, तो अलग अलग नाम दिए हैं। अब ये मुश्किल सवाल हो जाता है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसे पढ़ने में लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है, इसका ये आंसर होगा, नहीं है। ठीक है, एग्जाम की कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है। अगर आप वो वाले YouTube के टीचर से ना जाएं कि ऑल आर करेक्ट डी, ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या आ गया, बी। ठीक है, ठीक है, तो कुछ कुछ होता है ना YouTube पे, अरे बस ये आ गया तो बस इसमें तो सब निकलेगा, डी मार के आ जाना। ठीक है, वो वाला नहीं करना है। ये मुश्किल सवाल है, तो अगर आपको लगे मुश्किल है तो आपको क्या करना है, उसको स्किप कर देना एग्जाम में। ठीक है, कुछ सवाल जरूर से ज्यादा मुश्किल होते हैं, और वैसे भी अगर सवाल आया है तो मेरे ख्याल से उस टाइम के कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, तभी ये सवाल एग्जाम में आया है। ठीक है, फिर ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज ए पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने पॉल्यूटेंट देखे थे हमने जब हमने ग्राउंड वाटर इन इंडिया पढ़ा था। ठीक है, ज्योग्राफी में, उसमें अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट कौन से कहां पर मिल रहे थे हमने देखा था। ठीक है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, करवाया था ना क्लास में, करवाया था मैंने, आप घर पे जाके आप देखना, करवाया था। और उसके बाद ये सवाल अगर आपसे पूछा है तो ये भी क्या है, करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, ये करंट अफेयर का सवाल है, इसको आप अपनी करंट अफेयर की जो मैगजीन होगी उससे आप कवर करेंगे। ठीक है, फिर एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, ये आसान सवाल आप कर सकते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग आपको करवाया गया है ज्योग्राफी में। ठीक है, दो टाइप के स्मॉग थे, कौन कौन से, फोटोकेमिकल स्मॉग और दूसरा क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग को क्या बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मॉग या फिर लंदन स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होती है वो लॉस एंजलिस स्मॉग होती है या फिर लंदन स्मॉग होती है, लॉस एंजलिस। लंदन स्मॉग कौन सी होती है, कलर नहीं पूछा है भाई, कौन सी होती है वो पूछा है, उसका आप वो बताइए क्या प्रेजेंट है उसके अंदर। ये देखिए नीश वाला सवाल आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको नीश के बारे में कुछ बोल रहा था कि क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, नीश। नीश क्या होता है, आपका क्या काम है किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो क्या होता है, नीश। ठीक है, तो यहां पर ये भी सवाल हमने देख लिया। फिर क्या है, फिर फूड चेन से रिलेटेड सवाल है, कॉपी में लिखिए फूड चेन, कॉपी में लिखिए क्या, फूड चेन। फिर कॉपी में आप एक वर्ड लिखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहां पर लिखा हुआ है वो देखिए। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रास एज पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर लिमिट्स एंड फायर, और नन ऑफ द अबव। तो क्या कह रहे हैं, इन ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, ट्रीज जो है आपके ग्रास को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आप पहले ये वर्ड जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन उसको कॉपी में लिखिए, इसका आंसर जो है जब पूरा पढ़ लेंगे बताएंगे, वो वाइल्ड फायर वगैरह की वजह से ये सारी चीज़ें आगे चल के हम आपको ये चीज़ करवाएंगे। ठीक है, ये आसान सवाल होंगे, कौन से, फोटोसिंथेसिस वगैरह। ठीक है, तो ये आप, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। वापस से ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन टू इट्स कार्बन साइकिल, ये पुराना सवाल शायद रिपीट हो गया। फिर ये सॉइल इरोजन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोला जो ज्योग्राफी की एनवायरनमेंट के साथ ओवरलैप करेंगी, तो बहुत सारे सवाल आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सॉइल इरोजन वाला सवाल आपका आप कर सकते हो। ठीक है,
करवाया आपको सॉइल इरोजन ज्योग्राफी में? दूसरे टीचर के सामने आप बोल सकते हो कि नहीं वो सर ने तो कुछ नहीं पढ़ाया। भाई मेरे सामने तो मेरे जो मैंने ही पढ़ा दिया है उसके लिए तो हाँ बोलना पड़ेगा, है ना? क्या दूसरे टीचर को तो आप बोल सकते हो कि अरे नहीं सर ज्योग्राफी में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, अरे वो तो सर ऐसे ही थे, वो तो बस ऐसे ही ऊपर से पढ़ा के चले गए, है ना? पर मैंने जो पढ़ाई है तो मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा ना, मैंने पढ़ाई थी, मुझे पता है। ठीक है, सॉइल इरोजन करवाई थी, ये सवाल आसान है। टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सारे सवाल आप आराम से ये बना सकते हो। ठीक है, फिर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बायोस्फीयर रिजर्व। अभी बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर क्यों है और क्यों नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका आंसर नहीं है, वो सारी चीजें जब इसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन बहुत ज्यादा फेवरेट एरिया किसका? यूपीएससी का। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, उसके बारे में सवाल आया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है, तो ये एक्ट से रिलेटेड सवाल है। फिर एक्ट नीचे नाम भी लिखा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो एक एक एक्ट को हम धीरे धीरे करके जब पढ़ लेंगे तो आराम से आप जो है ये सवाल कर पाएंगे। फिर वापस से टाइगर रिजर्व कौन सा कहाँ पर है, तो ये तो जब तक आप लोकेट नहीं करोगे, जब तक हम मैप में उसको देखेंगे नहीं, तब तक अभी फिलहाल एक नए बच्चे के लिए उस आंसर को, क्वेश्चन को कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो वापस से किसका सवाल आया? टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी इस टाइम पे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इस टाइम पे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? कितने टाइगर हैं इंडिया में अभी इस टाइम पे? 3000। हाँ चलो, ये तो ठीक है, 3000 के आसपास जो है टाइगर है इंडिया में। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? कोई लास्ट टाइम जब आपने न्यूज पढ़ी हो कोई नया टाइगर रिजर्व बना इंडिया में, कौन सा? मध्य प्रदेश में बना, कौन सा बना? तो है मध्य प्रदेश में वैसे। लास्ट टाइम आपने न्यूज पढ़ी कोई नया टाइगर रिजर्व बना हो पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में? है कोई नया टाइगर रिजर्व बना? अच्छा ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल किसका है? वेटलैंड से रिलेटेड सवाल। वेटलैंड से रिलेटेड जो कन्वेंशन होती है उसको क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन, है ना? वेटलैंड से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसका नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, जरा देखते हैं। कह रहा है कि हरिके वेटलैंड, दूसरा क्या कह रहा है? कियोला डियो घाना नेशनल पार्क, और तीसरा क्या है? कोलेरू लेक। फिर उसके आगे लिखा है कि कौन सी रिवर का है। तो मुझे लग रहा है अभी भी ये आसान सवाल है, इस टाइम भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर चलो हम छोड़ देते हैं अभी के लिए फिलहाल। हरिके वेटलैंड आपको पता है कौन सी स्टेट में है? हरिके कहां पर है? पंजाब में, है ना? और कियोला डियो राजस्थान में। और लास्ट क्या है? कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कहां पर है? कोलेरू लेक केरला में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ? तो कोरल रीफ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में बहुत अच्छे से, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ भी पढ़ाए हैं। कहाँ कहाँ मिलता है ये आराम से आप कर सकते हैं सवाल। चलिए ठीक है, और देखते हैं जरा और क्या है। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन? तो बस वो फूड चेन आपने एक बार लिख लिया पहले। ठीक है, फूड चेन से सवाल आया, मतलब उसको आप एक बार जब पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें भी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, लिखा है इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग ट्रीज। कौन कौन से आपको ट्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो एक्चुअल में सवाल ये एनवायरमेंट का ही नहीं, ज्योग्राफी का सवाल है। आपको वेजिटेशन पता है कौन से एरिया में कौन से टाइप का ट्री जो है वो उगता है। अब आप याद करो जरा कि रोडोडेंड्रॉन या फिर सैंडलवुड या फिर ओक, तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा आपको हिमालयाज में देखने को मिल सकता है? सैंडलवुड हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा,
आप घर में जाइए, कमरे में आप खुद को लॉक कर लीजिए और फिर आप तब तक बाहर नहीं आइए जब तक आप वापस से सारा ज्योग्राफी रिवाइज ना करें। ठीक है, ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। सैंडलवुड आपको भाई कैसे मिल सकता है? ओक आपको पता है क्या होता है? ओक का पेड़ तो आपको पता है ना? रोडोडेंड्रॉन की फोटो भी मैंने आपको क्लास में दिखाई है। रोडोडेंड्रॉन वो फूल था, रेड से कलर का फूल, रोडोडेंड्रॉन, याद आ रहा है? नहीं याद आएगा आपको, है ना? और तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? 1 2 है ना? 3 इसका आप निकाल देंगे, सैंडलवुड इसका आंसर है नहीं। सैंडलवुड आपको कहाँ मिलता है? नाम नहीं, अपने यहाँ नहीं मिलता, हिमालय में तो नहीं मिलता, ठीक है। मिलता कहाँ है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता, लेकिन नहीं जहां मिलता उसकी तो 100% पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है ना? आपने देखा अभी हम, मेरे को लग रहा है हिमालय के आसपास ही रहते हैं, आपने कभी सुना उधर कहीं सैंडलवुड है? फूल आपने रोडोडेंड्रॉन तो देखा होगा, आपको अंग्रेजी में उसका नाम नहीं पता होगा कि रोडोडेंड्रॉन है, लेकिन मैंने आपको जब एक बार दिखाया था उसका फोटो तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओक आपको पता है कि ओक क्या है? हिली रीजन में उगने वाला जो पेड़ उसको ओक ही बोलते हैं, ठीक है। पाइन, ओक, ठीक है। कितनी चीजें बारे मैंने आपको ये बताया था जब वेजिटेशन करवाई थी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए फिर से एक सवाल आया, ये भी किससे रिलेटेड है? स्पीशीज से रिलेटेड सवाल है कि ये आप घूमेंगे तो आपको कहां पर मिलेगा? बर्ड, ठीक है, देखेंगे ये बर्ड वर्ड। तो फिर ये क्या है? ये गेंजिस रिवर का क्या, डॉल्फिन क्या, इसकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है? तो डॉल्फिन से रिलेटेड सवाल आप लिख लीजिए नोटबुक पे। फिर देखिए एक सवाल आ गया यहाँ पे फिर से ज्योग्राफी का, विद द रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कॉल्ड कोल्ड बेड मीथेन एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा है? कोल बेड मीथेन is pure methane gas extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane, butane only that can be extracted from fine-grained sedimentary rocks. In India, abundant coal bed methane source exist. ज्योग्राफी का सवाल है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। शेल गैस मैंने आपको बताया था, कभी करवाया है, चलो कर सकते हो आप इस सवाल को, घर पे जाके आप इसको करें, ठीक है। वापस से सवाल आ गया किसका? ग्वार का। इन इंडिया क्लस्टर बीन ग्वार इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली, तो ये ग्वार जो मैंने आपको बताया था, ग्वार वो शेल गैस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहले ऊपर शेल गैस का वो आया, दूसरे नंबर पे क्या आ गया? उसका यूज, ठीक है। क्योंकि शेल गैस को निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? किसकी? बहुत सारे। शेल गैस को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? फ्रैक्चरिंग करना पड़ता है रॉक का, तो किसकी जरूरत है? पानी की, है ना? पढ़ाया हुआ आपको, बहुत सारा क्या लगता है? पानी। तो वहां पर किसको उन्होंने बोला, जो ये ग्वार है उसका हम कुछ पेस्ट बनाएंगे, उसके थ्रू जो है इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। ग्वार बीन है ना, उसको पीस के उसका कुछ पेस्ट बनाएंगे, उसको उसके साथ डालेंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको कम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो थी न्यूज में थी, करंट अफेयर का सवाल होगा जिस ईयर में ये सवाल आया होगा, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आप एक बार ही पढ़ोगे तो आप आराम से ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। लिख लो, कॉपी में लिख लो, सोलर पावर। अब सोलर पावर से रिलेटेड जितनी भी इन्वायरमेंट की चीजें हैं, ठीक है, जितने भी उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, जैसे आप क्या बोलेंगे, अपना क्या है इंडिया में, क्या है सोलर से रिलेटेड, क्या क्या चल रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। उससे एक स्टेप बढ़कर अभी एक नई जो स्कीम आई है उसका नाम क्या है? कुसुम नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ही बताओ, मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज को एक जगह लाने की। क्या चीज? आईसी क्या होता है? कुछ ग्रिड से रिलेटेड सुना है? हाँ सुना है ना? क्या है? हाँ ठीक है, मतलब आपने सुनी ना ये स्कीम?
बस ठीक है, स्कीम सुनी है तो बस उतना काफ़ी है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे देखिए ज़रा क्या है। फिर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जो आर्टिक काउंसिल का मेंबर है, तो क्या अपना ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। फिर विद रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये सवाल है आपका कन्वेंशन स्लैश प्रोटोकॉल का, ठीक है, आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा, बहुत ईजी सवाल है ये वाला आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट फैसिलिटी आसान सवाल है, जब आप उसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आराम से आप सवाल बना सकते हैं। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इंप्लाई, तो क्या इंप्लाई करता है मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल में। अभी आज के टाइम पे कौन से 2 वेटलैंड है? चिलिका लेक, अच्छा, और अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आज तो मैं कुछ बता भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो कहीं आपने ऐसा पढ़ते पढ़ते कहीं नाम सुना हो मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल, या उसके बारे में आपको कुछ पता हो। मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल कैसे, रामसर वाला जो कन्वेंशन है उससे अलग कैसे है, क्या है इसमें? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अच्छा, तो इसमें अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसमें उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। इसमें किसी चीज़ को कब डालेंगे? जब वो बहुत ज़्यादा खराब होगी तभी उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होगी ना, तभी उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होगी, ऐसा ही होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे इसको। ये वापस से किसका सवाल आया है? वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड से रिलेटेड सवाल। ये वापस से सवाल किससे है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो इससे रिलेटेड सवाल है। फिर क्या है? साइंटिफिक व्यूज इन द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल level. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be its possible impact on the world? आप आराम से ये सवाल कर सकते हो। क्या? टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड अ नेट कार्बन सोर्स, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, कर सकते हो आप आराम से। फिर किससे रिलेटेड सवाल आ रहा है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर है आपकी बुक में, शंकर IAS हो या फिर ये वाली बुक हो, जिस भी बुक में ये चैप्टर होगा, एक बारी जब इसको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंडर बनी है, ठीक है, तो और उसके क्या फंक्शन है, उसमें क्या उसका काम है, ठीक है, और आज तक उसने क्या काम किया है, ठीक है, और कौन सी स्कीम वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो जब एक बार वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा कलम, हमने एक ओवरव्यू ले लिया अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस हिसाब के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक बार समझ आ गया कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, बस उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है किसकी? इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ पर अभी हम यहाँ हम छोड़ते हैं, कल हम आएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है, थ्योरी उसकी स्टार्ट करेंगे। आप या तो ये वाली बुक ले लो, या सर से आप ये वाली बुक ले लो, या आप कोई बुक लेकर आना कल, ठीक है। शंकर IAS की आपके पास बुक होगी तो वो साथ में रखना, ठीक है, ठीक है। या अगर आपके पास कोई इन्वायरमेंट की NCERT होगी तो वो साथ रखना, कोई इन्वायरमेंट की बुक जो है आप अपने साथ रखना, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, अभी हमने देख लिया कि इन्वायरमेंट क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। कल मिलते हैं।